सो हेलो वेलकम बैक मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों। हम वापस आ चुके हैं आपके लिए बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 8 लेके, जिसके अंदर हमने पढ़ना है वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो हमारे बिजनेस को ज़रूरत है। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको दो पार्ट्स में मिलेगी, पार्ट 1 और एक पार्ट 2। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हाँ भैया, आप लोगों के पहले 7 चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट आपके पास बनी हुई है, पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को देख लो। ये आप बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 8 शुरू करेंगे, इसके बाद हमारे पास सिर्फ 3 चैप्टर और रह जाएंगे और बिजनेस स्टडीज़ भी एज प्रॉमिस्ड आपकी नवंबर तक मैं पूरी की पूरी ख़त्म करके दूंगा। ऑल राइट, सो आप लोगों से एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप लोगों को मज़ा आता है वीडियोस देखने में, प्लीज़ लाइक करो वीडियोस को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, साथ ही के साथ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आप लोग उसी वक्त यूट्यूब पे आओ और उसको देख लो। ऑल राइट, सो एक छोटा सा इंट्रो, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। सो चैप्टर नंबर 8, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब फाइनेंस का मतलब क्या है? मतलब पैसे। फाइनेंस इज ऑलवेज कॉल्ड द ब्लड ऑफ अ बिजनेस। जैसे ह्यूमन के अंदर ब्लड है ना, हमारा अंदर खून कमी होती है, हम बीमार हो जाते हैं, वैसे बिजनेस में अगर पैसे की कमी हो ना, बिजनेस डूब जाता है। बिजनेस को हम लोग जो है ना, उसके अंदर फाइनेंस ज़रूरी है काफ़ी ज़्यादा। फाइनेंस इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ द बिजनेस, इज कॉल्ड द ब्लड ऑफ द बिजनेस। देखो, फाइनेंस एक बिजनेस को क्यों चाहिए? बिजनेस स्टार्ट करने से लेके बिजनेस को चलाने तक, बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल खरीदना है, सैलरी देनी है लोगों को, हमने अगर नया प्रोजेक्ट बनाना है, नया प्रोडक्ट बनाना है, उस सब के लिए हम लोगों को पैसा तो चाहिए। अब पैसा दो चीज़ों के लिए चीज़ चाहिए हमको, मेनली हमको दो चीज़ों के लिए पैसे, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल के लिए, एक होता है वर्किंग कैपिटल के लिए। अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, अगर अकाउंट्स पढ़ रहे हैं बच्चे, देखो फिक्स्ड कैपिटल कौन सी होती है? दो किस्म की कैपिटल हमको चाहिए होती है बिजनेस में, एक फिक्स्ड और एक वर्किंग कैपिटल। अब देखो, जो फिक्स कैपिटल है ना, जैसे कि हमें एसेट खरीदने हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ठीक है ना, इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है, प्लांट के लिए जगह चाहिए, ठीक है ना, इस सब के लिए हम लोगों को, इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को चाहिए क्या? हम लोगों को चाहिए फाइनेंस। तो उसी तरह वर्किंग कैपिटल के लिए भी बिजनेस को पैसे चाहिए। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? हमारे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, या मैं बोलूँ आपको सैलरी देने के लिए, वेजिस देने के लिए लोगों को, उसके लिए भी सैलरी चाहिए बिजनेस, उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए बिजनेस को। तो दो रिक्वायरमेंट्स है बिजनेस की, एक फिक्स कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल, जिसके लिए हम लोग फाइनेंस को ढूंढते हैं। और उसी के लिए वेरियस सोर्सेज बनी हैं, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, हम बैंक से लोन ले सकते हैं, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जा सकते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास जा सकते हैं, उनसे भी लोन प्रोवाइड कर सकते हैं अपने आप को। सो हम इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे। सो वी विल रीड कि हाँ भी सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस क्या है, कि फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटीज बिजनेस रिक्वायर्स मनी। फाइनेंस इज कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स बाय बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज। अ बिजनेस कैन नॉट फंक्शन अनलेस एडुकेट फंड्स आर मेड अवेलेबल टू इट। जब तक पैसा नहीं होगा बिजनेस फंक्शन नहीं करेगा। द इनिशियल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एंटरप्रेन्योर इज नॉट सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ ऑल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए से। अब ऑब्वियसली बात, अगर मेरा बिजनेस पैसा ही नहीं बना रहा है तो मैं एक दो महीने तो चलो सैलरी निकालूंगा, लेकिन उसके बाद कैसे प्रोडक्शन करूंगा? पैसे बनाऊंगा तभी वो प्रोडक्शन होगी। तो फाइनेंस रिक्वायर है हमको। अब बिजनेस पर्सन हैज टू लुक फॉर डिफरेंट अदर सोर्सेज और फंड्स। बाहर देखना पड़ता है कि अराइजेज कब है, व्हेन द नीड अराइजेज, कि एंटरप्रेन्योर मेक्स डिसीजन टू स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे लगते हैं भैया, ऐसे तो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते आप। एक इनिशियल कैपिटल तो चाहिए ना, जो इन्वेस्ट करने हैं पैसे आपने। सम फंड्स आर नीडेड इमीडिएटली फॉर द परचेज ऑफ प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स। हाँ भैया, लैंड खरीदना है, हाँ भैया मशीन लेनी है, उसके लिए पैसे चाहिए। और कुछ चाहिए जो हमको डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, सैलरी देना। और जब बिजनेस एक्सपैंड करना है तब भी पैसे चाहिए, बिजनेस की ग्रोथ करनी है तब भी पैसे चाहिए, नई ब्रांच खोलनी है तब भी पैसे चाहिए, नई मशीनरी और लानी है उसके लिए भी पैसे चाहिए। सो द क्यों है, दो नीड्स है, एक है हमारी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट, एक वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल कौन सा हो गया? फिक्स एसेट को खरीदना, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, वो सब फिक्स कैपिटल के लिए चाहिए। और फिक्स कैपिटल वाले पैसे आप देखना, ज़्यादा से ज़्यादा
पैसा इन्वेस्ट रहता है। अब ये तो है नहीं ना आपने आज नया सोफ़ा लिया, अब नया सोफ़ा हर साल ले रहे हो, वो पैसा इन्वेस्टेड रहता है उस सोफ़े के अंदर, वो पैसा आपके पास ही रहेगा, दैट रिमेन्स इन्वेस्टेड, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। डिफरेंट बिजनेस को डिफरेंट फिक्स कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि छोटे बिजनेस को छोटी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है, बड़े बिजनेस को बड़ी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ट्रेडिंग बिजनेस जो बंदा रोज सर्विस प्रोवाइड करता है उसको इतना हो सकता है फिक्स कैपिटल नहीं चाहिए, लेकिन जो बंदा मैन्युफैक्चरिंग करता है उसको प्लांट चाहिए, लैंड चाहिए, मशीनरी चाहिए, उसको ज़्यादा पैसा चाहिए फिक्स कैपिटल में। सो ऑलरेडी ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन किसके ऊपर किसको कितना चाहिए। उसी तरह वर्किंग कैपिटल क्या हो गया कि हाँ भैया इट नीड फंड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, ठीक है, ताकि हम अपने सैलरीज, रॉ मटेरियल, वेजेस, टैक्सेस और रेंट को हम लोग कर पाएं। द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड वेरीज फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। अ बिजनेस यूनिट सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, अब समझ लो कोई बंदा उधार पे सामान ज़्यादा बेचता है जिसकी इतनी सेल नहीं भी होती है, उसको तो वर्किंग कैपिटल काफ़ी ज़्यादा चाहिए भैया, नया सामान खरीदने के लिए उसको पैसे तो चाहिए ना, छोटू को सैलरी देने के लिए पैसे तो चाहिए ना। लेकिन अगर इसी जगह कोई बिजनेस है जो अच्छी सेल्स करता है और इतना क्रेडिट नहीं देता, तो उसको इतनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है, समझ लो दो बिजनेस है, दोनों, ये भी 1 लाख सेल करता है, ये भी 1 लाख सेल करता है, ठीक है, ये भी सेल 1 लाख, ये भी 1 सेल, इसमें से इसकी सिर्फ 10,000 की हमारी कैश की सेल है, 90,000 की क्रेडिट है। इसके अंदर 10,000 की क्रेडिट है और 90,000 की कैश है। ऑब्वियसली बात है इस बंदे को इतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए क्योंकि इसके पास 90,000 रुपए कैश पड़े हैं कि वो रॉ मटेरियल भी नया खरीद सकता है, वो सैलरी भी दे सकता है। लेकिन ये बंदा या रॉ मटेरियल खरीदे, सैलरी ले, क्या करे, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ओके, तो क्लासिफिकेशन क्या है कि सोर्सेज ऑफ फंड्स हमारे डिफरेंट टाइप से डिवाइड होते हैं 3 किस्म से। एक होता है पीरियड के बेसिस पे, एक होता है ओनरशिप के बेसिस पे, एक होता है जनरेशन के बेसिस पे। अब देखो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर को, जो सोल प्रोप्राइटर है या हमारा पार्टनरशिप फर्म है, वो दोस्तों से पैसा मांग सकते हैं, रिलेटिव से, फैमिली से पैसा मांग सकते हैं, कंपनी भी मांग सकती है, कंपनी भी मांग सकते हैं। हमने पढ़ा था कि हाँ भी पब्लिक कंपनी भी मांग सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी मैक्सिमम शेयर डिवेंचर इशू करती है, प्रोस्पेक्टस निकालती है। रिलायंस वाले अपने दोस्तों से थोड़ी पैसे मांगते हैं, वो शेयर बेचते हैं अपने भैया, एमआरएफ वाले शेयर बेचते हैं अपने। तो ये डिपेंड करता है कि हाँ भैया सोर्सेज कौन सा सोर्स कब यूज करें। तो ये जो बेसिस है वो कैसे है कि पहले पीरियड के ऊपर कि भैया लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब कि 5 ईयर्स या उससे ज्यादा। भैया ये जो पैसे हैं हम लोग, ये जो फाइनेंस है हम लोगों को 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए चाहिए होता है, उसके लिए हम लोग बात करते हैं। इट फुलफिल्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स। और इसके अंदर शेयर, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह आते हैं हमारे इंक्लूड। जैसे कि हमने बैंक से लोन लिया 10 साल का, 10 करोड़ का लोन ले लिया मैंने, ये सब इसमें आता है। और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोगों को फाइनेंशियल, हम लोगों को फिक्स्ड एसेट्स के लिए चाहिए होता है, ये इसके लिए बात करता है। एक आते हैं मीडियम टर्म, जो हमारा 1 साल से 5 साल के बीच में चलता है। जैसे कि 5 साल का कमर्शियल बैंक से लोन ले लो, ये चीज़ आ सकती है इसके अंदर। ये बात करते हैं पब्लिक डिपॉजिट के बारे में। लीज के ऊपर सामान ले लेते हो आप लोग, अब ये पढ़ेंगे जो टर्म्स बता रहा हूँ, लीज हो गया, शेयर हो गया, डिबेंचर, ये सब पढ़ना हमने डिटेल में। फिर तीसरे आते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज, जो हम लोग वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, करंट एसेट्स के लिए चाहिए। ऑलराइट, ये काम आते हैं लेस देन 1 ईयर के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है, आपको स्टॉक चाहिए, समझ लो आपके बिजनेस के अंदर कोलगेट की टूथपेस्ट खत्म हो गई है, तो आप 10 पैकेट उठा के ले आते हो किसी दोस्त की दुकान से, यार तू दे दे मेरे को, मैं तेरे को दे दूंगा बाद में पैसे। ये जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है ना, ये बात करता है हमारा शॉर्ट टर्म सोर्सेज के बारे में, कि थोड़ी देर के लिए आप सामान ले आए उससे, ठीक है ना, कि हाँ भैया मैं दे दूंगा पैसे इसके। जैसे कि बिस्किट वाला जो माल डलवाते हैं लोग दुकानों पे, तो अपना स्टॉक, रॉ मटेरियल डलवाते हैं, सैलरी एक बार ही नहीं अगली बार भी दे देते हैं लोग, वो चीज़ों के लिए हमको चाहिए होते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज। फिर बात करता है ओनरशिप के ऊपर, कि ओनरशिप के ऊपर 2 किस्म से डिवाइडेड है, एक ओनर फंड होते हैं, बोरोड फंड होते हैं। ओनर्स के फंड कौन से होते हैं कि जो ओनर्स ऑफ एंटरप्राइज देते हैं, जो सेल, ट्रेडर, पार्टनर, शेयर होल्डर कुछ भी सकते हैं, कि जैसे कि ये लोग कैपिटल तो लगाते ही लगाते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसके साथ साथ ये प्रॉफिट को री इन्वेस्ट भी करते हैं बिजनेस के अंदर, जैसे कि रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं उसको हम लोग, इसको ही पढ़ना हमने कि भैया ये क्या करते हैं, थोड़ा जैसे कि समझ लो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ बिजनेस को,
इन्होंने क्या किया, 90,000 बांट दिया लोगों में और 10,000 अपने पास रख दिया, रिटेन कर लिया, रिटेन्ड अर्निंग्स। और बाद में क्या हुआ, जब ये थोड़े पैसे अच्छे खासे हो गए तो इन्होंने ये इन्वेस्ट कर दिया, वापस री इन्वेस्ट कर दिया। तो ये लोग ये काम भी करते हैं। ओनर कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट रहती है बिजनेस के अंदर लॉन्गर ड्यूरेशन में, और इसको रिफंड करने की कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को। सच कैपिटल फॉर्म्स द बेसिस ऑन विच ओनर एक्वायर द राइट और कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इक्विटी शेयर्स लेते हो ना, तो आपको ओनरशिप राइट्स मिलते हैं कि आप 2% ओनर हो बिजनेस के, 5% ओनर हो। कैपिटल इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको ओनर मिलते, ओनरशिप बनती है थोड़ी सी, वो सबकी बात करता है ये लोग, ठीक है ना, कि इसे इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग्स एग्जाम्पल। और दूसरी बात करते हैं लोग बोरोड फंड्स की। बोरोड मतलब कि हमने दूसरे से बोरो किया, जैसे कि लोन या बोरोइंग ली है। इसके अंदर कौन कौन सा आ गया, कमर्शियल बैंक से लोन लेना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना, डिबेंचर्स लेना, पब्लिक डिपॉजिट या क्रेडिट लेना दूसरे से, ठीक है ना। ये जो फंड्स हैं, बोरोड फंड्स है ना, ये स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होते हैं और टर्म्स और कंडीशंस पे होते हैं, और इनको रीपे करना पड़ता है भैया। ये लोन है ना, लोन मिलता है, कंडीशंस होती हैं कुछ, फिर आप उसको रीपे भी करते हो और एक इंटरेस्ट भी देते हो उसके ऊपर, अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड, ठीक है। ये बोरोड फंड्स आर प्रोवाइडेड ऑन द सिक्योरिटी, और ऊपर से ये जो फंड्स है ना, इसके ऊपर हम लोगों को थोड़ा सा मॉर्टगेज भी देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने नया वो लेना है, समझ लो आप घर के लिए लोन लेना चाहते हो, आप घर गिरवी रखवाते हो बड़े लोन के लिए, कभी आप गाड़ी गिरवी रखवा लेते हो। ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी आती हैं कि हाँ भाई, जब आप बोरो करते हो ना, तो आपको कभी कभी मॉर्टगेज या सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है। ऑलराइट। और तीसरी बात करता है जनरेशन के ऊपर, कि जनरेशन बेसिस के ऊपर भी होता है कि हाँ भाई कैसे जनरेट कर सकते हो। इस पे बात करता है दो के ऊपर, या इंटरनल फंड से कर सकते हो या एक्सटर्नल। इंटरनली जैसे कि रिटेन्ड अर्निंग्स इंटरनल फंड से सबसे बड़ा एग्जांपल आ गया, कि विद इन द बिजनेस, जैसे कि आपने फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट किया, सरप्लस इन्वेंट्री को डिस्पोज कर दिया, बेच दिया, अपने रिसीवेबल जो उधार था उसको ले लिया। समझ लो, जो मैं आपको एग्जांपल बताया था कि 90,000 का क्रेडिट पे सामान देता है जो बंदा, उसको सारा पैसा वापस आ गया, उसने सारा पैसा बोला कि भैया मेरे को पैसे चाहिए, आप मेरे को सारे पैसे पेमेंट देना शुरू कर दो, तो ये इंटरनल सोर्स है, उसने वापस पैसा लगा दिया, ठीक है। और दूसरा बात कर लिया उसने एक्सटर्नल सोर्सेज, जो हम बाहर से पैसा लेते हैं, जैसे बैंक से, लोन से, इन्वेस्टर से ले लिया पैसा, फाइनेंसर से ले लिया पैसा, या ये हम तब लेते हैं जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। जो एक्सटर्नल सोर्सेज है वो कॉस्टली होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बिजनेस को रिक्वायर करना, कुछ मॉर्टगेज करना पड़ता है भैया, जैसे डिबेंचर, कमर्शियल बैंक से लोन लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन लिया, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया। ऑलराइट, तो 3 बेसिस के ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है। ओनरशिप बेसिस पे हमने पढ़ा, हमने जनरेशन बेसिस पे पढ़ा, और हमने पीरियड बेसिस पे पढ़ा, ठीक है। अगर इसके लिए अगर आपने पढ़ना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, PLMS, पीरियड के लिए PLMS बना लो, ठीक है। ओनरशिप के ऊपर OOB बना लो, ओनरशिप के ऊपर ओनर या बोरोड, और जनरेशन के ऊपर GIE बना लो, जैसे GIF बोलते हो आप, GIE हो गया। ऑलराइट, अब आगे हमारे सोर्सेज, अब हम इन सोर्सेज को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा सोर्स, सबसे पहला सोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। जैसे ये डायग्राम देखो, ये समझ लो ओनर है, इसको ये फायदा हुआ था, इसने इसका थोड़ा इतना सा हिस्सा काटा और इसको अपने पास ले गया, और इसने इसको अपने पास सेव कर लिया, और बाकी पैसा उसने डिविडेंड में दे दिया, शेयर्स में, इंटरेस्ट में, सब कुछ दे दिया, थोड़ा पैसा उसने बचा लिया, ताकि ये पैसा वो री इन्वेस्ट कर सके अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या फ्यूचर में प्रॉब्लम आगे बिजनेस को फेस करनी पड़े, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स, अ कंपनी जनरली डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स अर्निंग्स अमंग द शेयर होल्डर्स एट डिविडेंड्स। अ पोर्शन ऑफ द नेट अर्निंग्स मे बी रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर द यूज इन द फ्यूचर, दिस इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स। ऑलराइट, थोड़ा नेट प्रॉफिट में से पैसा आपने रिटेन किया अपने पास, ताकि आप फ्यूचर में यूज कर सको, उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। इट इज अ इंटरनल सेल्फ फाइनेंसिंग, या इसको बोलते हैं प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इंटरनल मेथड है, सेल्फ फाइनेंस खुद कर रहे हो आप वापस, और उसके साथ साथ प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, बल्कि आपने प्रॉफिट को प्लो किया ना, थोड़ा सा प्लो बैक किया है, देखो प्लो बैक कर लिया। द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर प्लोइंग बैक डिपेंड्स ऑन द नेट प्रॉफिट, डिविडेंड पॉलिसी एंड एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रिटेन अर्निंग्स के फायदे क्या, नुकसान क्या है, देखो इन सारे सोर्सेज में से ना आपको याद है कि एक्सप्लेन एनी 4 सोर्सेज, या आपको एक सोर्स दे देंगे, उससे पूछ लेंगे उसके मेरिट और डीमेरिट बताओ। सो हर एक सोर्स को पढ़ना जरूरी है, और इसके मेरिट डीमेरिट आपको आसानी से समझ आएंगे। देखो कैसे, रिटेन अर्निंग का मतलब खुद पैसा लगाया आपने, ठीक है, इसका मतलब है ये परमानेंट सोर्स है, आप हमेशा कर सकते हो ना, नेट प्रॉफिट से थोड़ा पैसा बचा सकते हो, परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है, इस पर कोई खर्चा नहीं, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं देना इस पैसे में से, ये पैसा तो हमारे सामने रखा है अपने पास, ना इंटरेस्ट देना है इस पर, ना डिविडेंड देना है, ना कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है। ग्रेटर ऑपरेशनल फ्रीडम है,
जैसे मर्जी यूज़ करो, जहाँ मर्जी यूज़ करो, फ्रीडम है अपनी भैया, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ बिजनेस बन जाता है कि हम लॉस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल कल को बिजनेस में लॉस हो जाएगा, हमारे पास रिटेन अर्निंग्स हम उससे फुलफिल कर लेंगे, उससे रिकवर कर लेंगे। या उसके बाद मार्केट प्राइस में इंक्रीज होता है शेयर्स की भैया। अगर आपकी कंपनी देखते हैं ना कि हाँ भाई इनको हर साल इतना प्रॉफिट होता है और इतना प्रॉफिट ही रिटेन कर रहे हैं, तो इट मीन्स इनके पास और पैसा होगा, तो इनके शेयर के प्राइस बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, एक दो कंपनी, उनका दोनों का शेयर का 10-10 रुपये प्राइस है, एक एक शेयर का प्राइस 10 रुपये है, ठीक है। उनको दिखा ये दो कंपनी में, ये जो एक कंपनी है ये इसकी रिटेन्ड अर्निंग्स जीरो है, इसकी रिटेन्ड अर्निंग्स 25 लाख रुपए है, और ये हर साल इतनी रहती है, जीरो से ये समझ लो 1 लाख पहुंची है, ये 50 लाख पहुंच रही है। तो ऑब्वियस सी बात है लोग इधर इन्वेस्ट करेंगे और इसकी शेयर की वैल्यू ना 12-15 रुपये हो जाएगी, कि लोग इसका शेयर बहुत ज़्यादा खरीदना चला शुरू कर दें, कि इधर रिटेन अर्निंग्स बढ़ी, ठीक है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस बोलते हैं ये कि हाँ भैया सर इसके डीमेरिट्स भी हैं। कुछ डीमेरिट्स क्या है सर? डीमेरिट्स ये है कि एक्सेसिव फ्लोइंग बैक में कॉज डिससेटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर्स। कभी कभी बोलेंगे भाई तो यार थोड़े पैसे ज़्यादा दे दे हम लोगों को शेयर होल्डर, हमेशा तो रिटेन करना है, इस बार नहीं करो रिटेन, थोड़े पैसे ज़्यादा दे दो, ठीक है। अनसर्टन सोर्स है कि प्रॉफिट जरूरी थोड़ी हर बार हो, फ्लक्चुएट करता है, कभी हो सकता है 10 लाख हो, कभी हो सकता है 1 लाख हो, कभी हो सकता है 50 लाख हो जाए। उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस फंड्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये जो पैसा था अगर हम लोग कहीं और सोर्स से लेते या और कहीं अर्जर से ले सकते थे हम लोग वहाँ, और ये पैसा अगर हम कहीं और लगा सकते थे हमें ज़्यादा फायदा मिल सकता था अपने बिजनेस की जगह। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कि हाँ भैया हम इस ये पैसा और कहीं भी लगा सकते थे, ये भी खत्म हो जाता है। फिर आती है बात ट्रेड क्रेडिट की। यार देखो आप एक दुकानदार के पास जाते हो, ठीक है ना, आप उसे सामान लेते हो, आपका दोस्त बड़ा अच्छा वो है कि रिलेशन है फैमिली के थ्रू, ये है या दोस्त भी हो सकता है आपका, आप उसे उधार पे सामान ले आते हो, ठीक है। उसी तरह मुझे एक बात बताओ, अब जैसे कि बिजनेसेस चलते हैं आपके, किसी मदर फादर के हो सकता है, कोई प्रोविजनल स्टोर वाला हो या किसी की कोई दुकान हो, कभी कभी वो क्रेडिट पे भी तो सामान लेते हैं फादर। समझ लो उन्होंने 50,000 का सामान मंगवाया और 30,000 का उन्होंने पैसे दिए, 20,000 उन्होंने क्रेडिट पे रखा, बोला 20,000 मैं बाद में दूंगा जब मेरा माल बिक जाएगा, ठीक है। वो जो 20,000 उन्होंने रखा ना, दैट इज कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट। वो कब मिलता है? जब आप हैवी अमाउंट्स में सामान लेते हो, कि हाँ भाई आपने बोला कि यार होलसेलर पास गए ना, ज़्यादा सामान लेके आते हो कि अपनी दुकान में डालने के लिए, तो आपको उधार भी दे सकता है वो। दैट इज कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट। क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फैसिलिटेट्स द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट। अभी पैसे मत दो, 2 महीने बाद दे देना, ठीक है। अपेयर्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द बायर ऑफ द गुड्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इनको क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है। यूज एज सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, इंपॉर्टेंट, ट्रेड क्रेडिट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। उसके बाद ग्रांटेड टू कस्टमर्स हु हैव रीजनेबल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड गुडविल। जिस फर्म की गुडविल अच्छी होगी ना उसको क्रेडिट मिलना आसान होता है, जिसकी रेपुटेशन है, जो टाइम टू टाइम पेमेंट देता है, जो मतलब कि उसके बड़े फैक्टर्स हैं, जो बोलता है कि यार ये अच्छा बंदा है, ये इतनी उदाहरण रखता किसी का भी, ये टाइम टू टाइम पैसे देते रहता है, तो उस बंदे को इजीली मिल जाता है ट्रेड क्रेडिट। ऑलराइट, सो इसके फायदे क्या है? देखो कन्वीनियंट है और कंटिन्यूस सोर्स है, बंदा आएगा सामान लेगा, कन्वीनियंटली आपको सामान दे सकते हो, रेडिली अवेलेबल है। अगर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस ज़्यादा है, अगर गुडविल अच्छी है, क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है अगर आपकी गुडविल GW गुड ये आपकी अच्छी है तो आपको पैसा आसानी से मिल जाएगा, रेपुटेशन अच्छी है तो। सेल अच्छी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। अगर उसको इन्वेंट्री बढ़ानी है, मतलब मेरी दुकान है उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा ना स्टॉक बढ़े, इन्वेंट्री बढ़ानी है क्योंकि आगे डिमांड बढ़ने वाली है, तो वो ट्रेड क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकता है। और एनी चार्ज ऑन एसेट नहीं है। अगर देखो कोई उधार अगर मैंने आप बिजनेस से लिया ना, तो ये थोड़ी है कि मेरी दुकान हड़प लेगा या मेरा बाकी सामान ले लेगा, वो वही सामान ले सकता है जो उसका मेरे पास पड़ा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके ऊपर एसेट पे कोई नहीं आएगा, दुकान पे बात नहीं आएगी, मेरे बिजनेस पे बात नहीं आएगी, ये सिर्फ वही लेगा जो उसकी दुकान का जगह है। ऑलराइट, लिमिटेशंस क्या है कि ओवर ट्रेडिंग, रिस्क बढ़ जाता है भैया, हम ज़्यादा स्टॉक खरीद लें, इतनी ओवर ट्रेड कर लें, ये एक नुकसान है। लिमिटेड फंड्स मिलते हैं और कॉस्टली है काफ़ी ज़्यादा, है ट्रेड क्रेडिट कॉस्टली पड़ जाता है इंसान को, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। फिर बात आती है फैक्टरिंग की। फैक्टरिंग इज ए इंपॉर्टेंट सर्विस। देखो फैक्टरिंग के अंदर क्या, इसको पहले रीड कर लो। देखो फैक्टरिंग का क्या है, देखो मैं बताता हूँ, इधर मैं आपको एक फोटो दूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है, ठीक है, लोग मेरे से उधार लेते हैं, मैंने ये कंपनी ने ना, मैंने अपने अकाउंट्स रिसीवेबल जितने भी मैंने पैसे लेने हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल मीन्स मनी बिल्स टू बी रिसीव्ड,
अभी तक जितने पैसे मुझे मिलने हैं, उधार मैंने लोगों को दिया है, वो मैं उस बंदे को दे देता हूं। ये फैक्टर जो है, दिस इज द थर्ड पार्टी, कि भाई तू इनसे पैसे जुगाड़, मेरे पैसे सब तू इनसे निकलवाएगा, ठीक है ना। इसके बदले वो जो पैसा इसको मिलेगा ना, वो मुझे दे देगा। इसके बदले कंपनी फैक्टर को थोड़ा से फीस देगी, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर की फीस, फैक्टरिंग फीस, वो इससे मिल जाएगी। ऑलराइट, इतना समझ गए ना कि भैया समझ लो मेरी दुकान है, मेरा एक बिजनेस है, मैं अब सबके पास नहीं जा सकता, मैंने एक बंदा रखा है, वो मेरे बदले सबसे पैसे निकालवाता है, उसके बदले उसको मैं फीस दे देता हूँ। भाई तू मेरे पैसे रख ले, ठीक है ना, तू मेरे पैसे निकलवा दे, मेरे को फीस दे दूंगा। वो होती है फैक्टरिंग, ठीक है। तो फैक्टरिंग क्या है हमारी, कि दो जगहों पे यूज होता है फैक्टरिंग, कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड कलेक्शन ऑफ क्लाइंट डेट के अंदर दिस रिसीवेबल्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू द फैक्टर एट अ सर्टेन डिस्काउंट। या आपने क्या किया, समझ लो आपका 1 लाख का बिल था, 1 लाख रुपए लेने थे आपने, ऑलराइट, बंदा पैसे नहीं दे रहा, आपने फैक्टर बोला तू मेरे बदले पैसे निकाल ले, वो बोलता है ठीक है मैं ले लूंगा, मेरे को लेकिन बिल कम करके दे। वो बोलता है ठीक है यार 80,000 रुपये मेरे को दे दे तू, आप 20,000 का उसको डिस्काउंट दे देते हो और बिल दे देते हो, आपको 80,000 मिल जाता है। अब ये बंदा जो फैक्टर है वो उस बंदे से 1 लाख रुपये खुद निकलवा लेगा, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। या द फैक्टर बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल क्रेडिट कंट्रोल एंड डेट कलेक्शन फ्रॉम द बायर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी डेट लॉसेस। या भैया ये आपके बदले कलेक्शन करेगा डेट, ठीक है। या दूसरी चीज ये बोलता है कि प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल कोई फैक्टर है, ठीक है ना, फैक्टर्स क्या रखते हैं इनके पास ना, बड़े लोगों की इन्फॉर्मेशन होती है कि यार ये क्रेडिटर ठीक है, ये बंदा ठीक है, ये पैसे टाइम पर देता है, इसके ये बंदा पैसे नहीं देता, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि किधर आप किसको उधार देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये आपको बताया जाता है। तो आपको इस जगह भी बचा लेता है। फैक्टर्स होल्ड लार्ज अमाउंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेडिंग हिस्ट्रीज ऑफ द फर्म्स, दिस कैन बी वैल्यूएबल टू दोज हु आर यूजिंग फैक्टरिंग सर्विसेज एंड कैन अवॉइड डूइंग बिजनेस विद कस्टमर्स हैविंग पुअर पेमेंट रिकॉर्ड। उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी की सर्विसेज भी देते हैं, जैसे कि फाइनेंस और मार्केटिंग की, ऑलराइट। और दो मेथड है फैक्टरिंग के, एक आता है रिसोर्स और एक होता है नॉन रिसोर्स। रिसोर्स के अंदर होता है कि क्लाइंट को ना कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसको बोल दिया कि हाँ भाई मिल जाएंगे पैसे। लेकिन जो नॉन रिसोर्स है ना, उसके अंदर फैक्टर को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया, क्रेडिट रिस्क की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि हम आपको पैसा निकाल के देंगे पूरा का पूरा। रिसोर्स के अंदर गारंटी नहीं है, नो गारंटी, इसके अंदर फुल गारंटी है भैया, ठीक है। रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स, आई एम सॉरी मैं आपको रिसोर्स बोल रहा था, लेकिन ये रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स है, ओके। फिर फैक्टर जो है उसके बदले वो फीस चार्ज करता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये कौन कौन प्रोवाइड करे, एसबीआई फैक्टर्स एंड कमर्शियल सर्विसेज है, कैन बैंक फैक्टर्स है, फोरमोस्ट फैक्टर्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये सब आजकल फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके कुछ फायदे और नुकसान पड़ेंगे। मेरिट क्या है, सबसे पहले चीपर क्रेडिट मिलता है, ऑलराइट। दूसरा, विद कैश फ्लो एक्सेलरेटेड बाय फैक्टरिंग, अब देखो ना पैसा, वो हमारा फैक्टर तो पैसा हमको लाता देगा, देता रहेगा, उसकी वजह से मैं एबल कर सकता हूँ अपनी लाइबिलिटीज को टाइम पे फुलफिल करने के लिए। लाइबिलिटीज को तो अपने उधार उसको फुलफिल कर सकता हूँ। फ्लेक्सिबल है फॉर फैक्टरिंग, और इंश्योर अ डेफिनेट पैटर्न ऑफ कैश इनफ्लोस फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर अ डेट, जैसे मैंने बोलता है नॉन रिकोर्स के अंदर आपको सिक्योरिटी मिलती है पूरी कि पैसा सारा फैक्टर निकाल के देगा, वो चीज़ भी है। कोई चार्ज ऑन एसेट नहीं है भैया, कोई आपका फैक्टर आपसे कुछ नहीं मांग सकता, कुछ फीस लेनी है उसने आपसे, सिर्फ फीस। उसके बाद द क्लाइंट कैन कंसंट्रेट ऑन अदर फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना दे दिया ना सारा उधार की टेंशन, अब मैं बाकी काम करता हूँ, मुझे वो टेंशन फैक्टर वाला लेगा, सारा टेंशन फैक्टर के सिर्फ उसने उधार निकलवाना है, वो निकलवाएगा मेरा उधार, मुझे क्या जरूरत है। ये सारी बात है। लिमिटेशंस क्या है, सबसे बड़ी एक्सपेंसिव सोर्स है भैया, बहुत महंगी पड़ती है फीस देना, ठीक है। एडवांस फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द फैक्टर इज अवेलेबल एट हायर इंटरेस्ट रेट, जो एडवांस फैक्टर देता है ना आपको, वो हायर इंटरेस्ट पे देता है। और तीसरा फैक्टर इज अ थर्ड पार्टी, ऑब्वियस बात है, थर्ड पार्टी, उसको कोई इमोशन से फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल कोई मेरा दोस्त है, उसने मेरे से उधार लिया, ठीक है ना, अब मेरा उससे अपनी बॉन्डिंग है, लेकिन अब फैक्टर को थोड़ी फर्क पड़ा, फैक्टर उसको जाके बोलेगा दे पैसे, फैक्टर को क्या इमोशंस की कदर है उसमें, वो चीज़ की बात करते हैं। फिर हमारा फोर्थ फैक्टर आता है लीज फाइनेंसिंग। लीज पे सामान देना। लीज एक नॉर्मल एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एक लेसर और एक लीजी के बीच में। लेसर कौन है, जिसका एसेट है, जो एसेट अपना देता है लीज पे 3-4-5 साल के लिए, कि भाई लेसर को लेसी को देता है। लेसी को ना बंदा जो मेरा सामान लेगा
और उसको यूज़ करेगा, और उसके बदले वो मुझको लीज के लिए पैसे देगा, थोड़े पेमेंट देगा, ठीक है। मैंने उसको अपना एसेट, सम फॉर एग्जांपल जैसे टैक्सी वाले होते हैं, मेरी अपनी गाड़ी है, मेरे से एक बंदा आया, उसने मेरी टैक्सी ली लीज पे 5 साल के लिए, ठीक है। उसने मेरी टैक्सी चलानी है 5 साल के लिए, 5 साल तक वो टैक्सी चलाएगा, उसके बाद मुझे वापस दे देगा, ठीक है। उसके बदले मुझे हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद या साल बाद मुझे उसके पैसे देता रहेगा। दैट इज कॉल्ड लीज एग्रीमेंट। मतलब कि ओनर ऑफ द एसेट और जिसको लीज पे मिलता है उसको लेसी बोलते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, ठीक है। Owner of the asset grants the other party the right to use the asset in return for periodic payment. It is renting of an asset for specified period. The owner of asset is called lessor. ओनर है लेसर, और जो जिसको दिया है एसेट यूज करेंगे वो है लेसी। उसको बदले में फिक्स पीरियोडिक पेमेंट मिलेगी लेसर को, जिसको लीज रेंटल बोलते हैं, ठीक है, जिसके लिए उसको पैसे मिलते हैं। द टर्म्स एंड कंडीशंस जो सब कुछ है वो लीज कॉन्ट्रैक्ट में लिखे जाते हैं। जैसे लीज पीरियड खत्म होगा, सारा एसेट वापस मेरे को मिल जाएगा। मेरा एसेट समझ लो किसी ने मेरा घर लीज पे लिया था 5 साल, तो घर मेरे को वापस मिल जाएगा, ठीक है। लीज फाइनेंस प्रोवाइड मीन्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन टू फर्म। फॉर एग्जांपल मैं अपनी फर्म को डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ कि हाँ भैया मैंने अपनी नई ब्रांच ली, 5-10 साल के लीज पे एक जगह ले ली, उस पर मैं अपना फर्म को खोल दिया, नया डाइवर्सिफाई कर लिया अपने नए काम को। और ये कब काम आता है सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा लीज एग्रीमेंट्स कब आते हैं, जब आपको टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में करना। जैसे कि देखो कंप्यूटर जो है हमारा, वो लीज पे ले सकते हो आप, कि आपने समझ लो ये कंप्यूटर लिया 3-4 साल के लिए, बाद में आपने नई लीज बनाई, नया कंप्यूटर ले लिया, नया टेक्नोलॉजी आई, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में आता है, क्योंकि वो जो चीज़ें वो जल्दी खत्म होती है, ऑब्सलीट हो जाती है। ऑब्सलीट का मतलब है नई चीज़ आती है तो उसके हिसाब से खत्म हो जाती है, रेप्लेनिश हो जाती है। ऑलराइट, तो लीज के फायदे क्या हैं सर? लीज का फायदा क्या है कि एक्वायर एसेट विद अ लोअर इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ा फायदा है कि ये एसेट को एक्वायर करना पड़ता है लोअर इन्वेस्टमेंट में। दूसरा सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है। रीस रेंटल्स आर डिडक्टेबल। जब टैक्स आपने निकालना तो अब रीस रेंटल को काट सकते हो, ठीक है ना, टैक्स में से माइनस हो जाता है। समझ लो 9 लाख रुपए आपका था ना, उसमें समझ लो आपको 30,000 रुपये का लीज रेंटल है, लीज से पैसा आया, तो आपको 9,30,000, वो 30,000 आपको रिटर्न हो जाएगा बाद में, आपको उस टैक्स से कट जाता है। वो बोलते हैं कि भैया रख लो आप, उस पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद बात करता है कि हाँ प्रोवाइड फाइनेंस विदाउट डाइल्यूटिंग द ओनरशिप। मतलब कि आपका जो बंदा है एसेट का, वो मालिक नहीं बनता है, वो लीज पे है, घर मेरा ही रहेगा, वो लीज पे गया तो मेरी ओनरशिप नहीं खत्म हुई है, ठीक है, रियल ओनर मैं ही हूँ। डेट रेसिंग कैपेसिटी नहीं खत्म होती फर्म की। किसी को क्या पता मैं किस लीज एग्रीमेंट पे आया हूँ, मैं उसको पैसे दे ही जा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ऑब्सोलेंस की जो हमारे जो प्रॉब्लम है ना, वो लेसर के। देखो ना, अब कंप्यूटर मेरा, कंप्यूटर मैंने लीज पे लिया था, 2 साल बाद वो पुराना हो गया, तो वो उसकी प्रॉब्लम, मेरी थोड़ी है, मैं चला के वापस दे दिया मैंने यार 2 साल बाद, वो चीज़ भी है। और इसके नुकसान क्या है? रिस्ट्रिक्शंस दे सकता है भैया, आप उस एसेट को मॉडिफाई, आपको बोल सकता है कि यार इस दीवार पे ना तुम लोग वाइट पेंट नहीं कर सकते, तुम बाकी और कोई पेंट करो। रिस्ट्रिक्शन लगा दी ना उसने कि इस एसेट को तुम लोग, समझ लो इस गाड़ी को तुम 80 की स्पीड पे नहीं चला सकते, 80 से नीचे ही चलानी है, रिस्ट्रिक्शन लग गई। दूसरा, बिजनेस ऑपरेशन में इफेक्टेड इन द केस ऑफ लीज। अगर लीज इन रिन्यू की, भाई वो लैंड पे जो मेरा काम था लीज रिन्यू नहीं कि मैं भूल गया लीज रिन्यू करना, वो जगह गई। एक वो हायर पे आउट ऑब्लिगेशन। अगर फॉर एग्जाम्पल समझ लो मैंने जगह ली, ठीक है, मेरे को ऑर्डर मिला था, जगह मिली, वो ऑर्डर हो गया कैंसिल। अब वो लीज के लिए तो पैसे दे दिए मैंने, अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी खत्म करता हूं तब भी मुझे नुकसान है। जल्दी खत्म करूंगा ना, मुझे ज्यादा पैसे देने, मेरे को 3 साल के एग्रीमेंट के हिसाब से पैसे देने भैया, लीज के अंदर यही होता है। अगर आपने 3 साल की लीज की है तो 3 साल के पैसे देने ही है आपको, तो वो महंगा पड़ जाएगा अगर आपको जल्दी आपका काम खत्म हो जाए। और लास्टली, लेसी नेवर बिकम्स द ओनर ऑफ द एसेट। एसेट और रियल ओनर वही रहेगा, लेसर ही रहेगा। ऑलराइट, सो अगला है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या, हमको बताया था पिछले चैप्टर में पढ़ा, जो हम लोग प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं कंपनी के लिए, हम लोग इशू करते हैं उनको शेयर्स और डिबेंचर्स, हम लोग उसको इशू करते हैं ना सामान, तो कंपनी हमारे पैसा लगाती है, उसके बदले कंपनी ने हमें पैसा लगाया, उसने हमें पैसा डाला, उसके बदले हम उसको रिसीट देते हैं कि भाई तुम्हारे पैसे रिसीव हो गए, ठीक है ना, कि एक्नॉलेजमेंट है आपके डेट की, तो हम आपको पैसा चुका देंगे। सो दीज डिपॉजिट्स आर रेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन द पब्लिक डिपॉजिट्स आर हायर। याद रखना, हो सकता है कि आप अगर सेविंग आप अपने बैंक में जमा कराओ तो वहाँ 5% मिले, पब्लिक डिपॉजिट में जमा कराओ आपको 10-12% रिटर्न मिलता है, 10-12% रिटर्न मिलता है आपको। म्यूचुअल फंड्स वगैरह ये बातें करते हैं ना, ये वही हैं। उसके बाद एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन डिपॉजिटिंग मनी कैन डू सो बाय फिलिंग अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। द ऑर्गेनाइजेशन इन रिटर्न इशूज अ डिपॉजिट रिसीट
एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट। मीडियम एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सोर्स के लिए काम आता है। बेनिफिशियल टू डिपॉजिटर और ऑर्गेनाइजेशन। डिपॉजिटर को क्या फायदा, मैंने पैसे जमा कराए, मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, मुझे तो पैसे ज़्यादा मिले, 10-12% मिल रहा है। और दूसरा कंपनी को क्या फायदा, उसको लेस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स देनी पड़ती है। ठीक है। कंपनीज इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के लिए कर सकते हो आप, अप टू 3 ईयर्स बोलते हैं। रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी रेगुलेशन मतलब कि ये जो पब्लिक डिपॉजिट का कंट्रोल है वो सारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पास है। ऑलराइट। फायदे क्या है, सिंपल प्रोसीजर है काफ़ी ज़्यादा, कोई रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस नहीं है जैसे लोन से अंदर होती है। कॉस्ट लोअर है, बैंक से लोन लेना पड़ता है, हमें ज़्यादा लोन इंटरेस्ट देना पड़ता है। हो सकता है बैंक से लोन देने में हमें 15% इंटरेस्ट देना पड़ता है, इनको 10% देना है, यहाँ पर फायदा है। डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, पब्लिक ने पैसा, अगर हम पब्लिक का पैसा नहीं चुका पाए तो हमारी बिजनेस थोड़ी खरीद लेगा, वो हमारा बिजनेस नहीं उसके कंट्रोल में आ जाएगा। इट मीन्स कि हाँ भाई कोई चार्ज नहीं है। द एसेट्स कैन बी यूज्ड एज सिक्योरिटी फॉर रेजिंग लोन्स फॉर अदर सोर्सेज, कि मेरा ये एसेट्स है ना, यहाँ से तो मुझे लोन मिल गया, मैं बैंक से जाके लोन लेता हूँ, वहाँ पर एसेट गिरवी रखवा आता हूँ, ये हो सकता है। और डिपॉजिटर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, उन्होंने सिर्फ ना पैसा जमा करवाया, वोटिंग राइट कोई नहीं मिली उनको, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मैनेजमेंट के अंदर, तो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल भी नहीं हुआ मैनेजमेंट का। ऑलराइट। लिमिटेशन, न्यू कंपनीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज फंड्स थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स। नई कंपनी को बड़ा मुश्किल होता है भाई, पुरानी कंपनी जो बड़ी कंपनी है ना उनको इजी होता है पब्लिक डिपॉजिट, कोई नई कंपनी में जैसे वो क्या करेगा वहाँ पर। अनरिलायबल सोर्स है, क्योंकि पब्लिक हो सकता है बोले नहीं लेना, जाओ, पब्लिक का नहीं मानना है पैसा डिपॉजिट करने में। और तीसरा, पब्लिक डिपॉजिट की जो कलेक्शन है वो डिपेंड करता है, क्योंकि साइज ऑफ डिपॉजिट जो है हमारे लार्ज चाहिए, इसके ऊपर बहुत डिफिकल्टी होती है, इसमें इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते। सब लोग आपको 10 करोड़ की जरूरत है ना, जैसे आपको 1 करोड़ मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ऑलराइट। फिर आ गया हमारा कमर्शियल पेपर। और कमर्शियल पेपर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई गेस दिस इज योर पार्ट 1। हमने 5 पढ़ लिए हैं, इसके बाद हमारे पास 6-7 और रह जाएंगे, इसको हम पढ़ लेंगे अगली वीडियो के अंदर। पार्ट 1 आपका ये जो है बिजनेस स्टडीज चैप्टर 8 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का पार्ट 1 है। आई होप अगर यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो तो प्लीज़ एक लाइक, वीडियो को मैं भी डिज़र्व करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, शेयर करो वीडियोज़ को, प्लीज़ शेयर किया करो, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ 11th क्लास के बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको वीडियो में अभी भी कोई इशू लगता है कि हाँ सर कि मेरे को ये डाउट रह गया, एक बार वापस देख लेना वीडियो, अगर तब भी कोई डाउट लगे कमेंट डाउन करो, मैं सॉल्व करूँगा। ऑलराइट, ये मेरी जिम्मेदारी है भैया सॉल्व करना, ठीक है। सो टिल देन अपना ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे आपको। गुड बाय।